हाँ, हम लोग बात कर रहे थे आपका निर्धन व्यक्ति। तो निर्धन व्यक्ति की जांच कैसे होगी, किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाएगा, किन किन विषयों पर जांच होगी, तथ्य संबंधी विषयों पर जांच होगी, ये सारी बात हुई। अब एक बार निर्धन व्यक्ति डिक्लेयर हो गया, उसका आवेदन निर्धन व्यक्ति के रूप में बात लाने के लिए ही मंजूर हो गया। अब वो निर्धन व्यक्ति के रूप में बात ले आया है, लेकिन इसके बाद भी जो न्यायालय शुल्क है, जो कोर्ट फीस है, वो तो ली जाएगी, लेकिन निर्धन व्यक्ति से नहीं ली जाएगी। अब वो कहां से ली जाएगी और उस संबंध में राज्य सरकार के अधिकार क्या होंगे। और फिर एक और बात है कि यहां निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए उसने आवेदन किया, और यह भी हो सकता है कि वो बाद में प्रतिवादी हो और उसे काउंटर क्लेम या मुजरा, ठीक है, ये क्लेम करने हो। तो जब वो डिफेंडेंट होगा, यानी जब वो प्रतिवादी होगा, तब उसके मुजरा क्लेम करने या फिर काउंटर क्लेम, इसे क्लेम करने के संबंध में निर्धन व्यक्ति के रूप में कोई अधिकार ये प्राप्त रहेंगे या नहीं, क्योंकि कानून में जितना दिया जाएगा उतना ही माना जाएगा। कल ऐसे ही था, किसी ने करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया होगा, डीएम साहब ने रिफ्यूज कर दिया। क्यों? उनके खिलाफ क्रिमिनल लिटिगेशन ये फाइल, ठीक है, पेंडिंग था, हाईकोर्ट चले गए होंगे, तो हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया कि क्रिमिनल लिटिगेशन पेंडिंग है। हालांकि ये बात ठीक है कि क्रिमिनल लिटिगेशन पेंडिंग है, इसके आधार पर किसी को बैड करेक्टर ये तो नहीं मान लेंगे, क्योंकि लिटिगेशन का जो निर्णय है वो तो किसी भी और हो सकता है। लेकिन ये भी बात उतनी ही ठीक है कि इस और भी तो हो सकता है, वो दोषित भी तो हो सकता है। तो ऐसी दशाओं में उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया कि आप इनका करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए, और उस करेक्टर सर्टिफिकेट में उन क्रिमिनल लिटिगेशन का जिक्र ये कर दीजिए, वो लिख दीजिए। अब वही होता है ना राजहट। तो डीएम साहब भाई ये कहां मानने वाले थे, तो डीएम साहब ने कहा कि इसकी लेटेस्ट पेटेंट अपील भेजो, क्योंकि वो सिंगल बेंच से, डबल बेंच में लेटेस्ट पेटेंट अपील हो जाएगी। अब हम लोग गवर्नमेंट प्लीडर हैं, तो ग्राउंड बनाने के लिए हमारे पास आएगा। तो हम सोचते रहे बैठे बैठे कि क्या करें उसमें। फिर हमने लिखना शुरू किया, हमने कहा कि ठीक है, ये आदेश स्वयं में असंभव है, कि हो ही नहीं सकता। जो कुछ ये हमें आदेश करना है वो हम कर ही नहीं सकते, और जो कुछ किया ही नहीं जा सकता, यदि उसके लिए आदेश किया जा रहा है तो आदेश स्वयं में शून्य है। क्यों? असंभव आदेश कर रहे हैं। जब हम क्रिमिनल लिटिगेशन का जिक्र कर देंगे तो हम इन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? हम इन्हें संदिग्ध चरित्र का प्रमाण पत्र ये तो दे सकते हैं कि इनका चरित्र संदिग्ध है, ये प्रमाण पत्र तो हम इन्हें दे सकते हैं, लेकिन हम ये प्रमाण पत्र कैसे दे दें जिसे चरित्र प्रमाण पत्र कहा जाएगा? क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र का तो मतलब ही सकारात्मक लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि चरित्र प्रमाण पत्र मीनिंग देयर बाय इनका चरित्र ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि हम क्रिमिनल लिटिगेशन का जिक्र करें और फिर चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर दें, तो क्रिमिनल लिटिगेशन के जिक्र के बाद स्थिति दोनों तरफ हो सकती है। ये दोषी भी हो सकते हैं और ये निर्दोष भी हो सकते हैं। तो इस परिस्थिति में जो कुछ जारी हो सकता है
वो संदिग्ध चरित्र का प्रमाण पत्र ये तो जारी हो सकता है, लेकिन आदेश है चरित्र प्रमाण पत्र इसे जारी करने के लिए, तो फिर ये तो स्वयं में असंभव आदेश है, ये तो संभव ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, ठीक है, ट्रू स्पिरिट जो है उसमें जाना चाहिए, और वहां ये देखना चाहिए कि उच्च न्यायालय जो भाव रखकर कह रहा है उसके मुताबिक काम करना चाहिए। तो हम भाव को क्यों समझे भाई? हम भाव को काहे समझे? भाव को समझने में दो बातें हो सकती हैं। हमने भाव समझकर काम कर दिया, ठीक है, काम हम करेंगे, ठीक है, उसका परिणाम हमेशा सुखद निकलेगा जरूरी तो नहीं है, उसका परिणाम खराब भी हो सकता है। कल उनने कोई, ठीक है, वो तो ठेकेदारी के लिए ले रहे हैं चरित्र प्रमाण पत्र, कोई पुल बनाया वो गिर गया, ठीक है, जब जांच होगी तब उच्च न्यायालय तो हाथ झाड़ के बैठ जाएगा, ठीक है, और एजेंसी कहेगी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो तुमने दिया, और वही न्यायालय ये डिसाइड कर दे कि नहीं तुम दोषी हो, तुम दोषी हो। तुम्हें इतनी बात समझ में नहीं आई थी कि संदिग्ध चरित्र का प्रमाण पत्र जारी हो सकता था इस दशा में, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकता था। तो अगर भाव में बात को समझा जाए तो स्थिति दोनों तरफ जा सकती है, ठीक है ना। तो भाव में सरकारी काम नहीं किए जाते, ठीक है, सरकारी काम इसलिए भाव में नहीं किए जाते, वहां कुछ भाव में मत करिए, क्योंकि वहां आपने कुछ भाव में किया, अच्छा हो गया, तब तो तुम्हारा कोई नाम नहीं, क्योंकि तुम एक सिस्टम के हिस्से हो, ठीक है, वहां तुम भी थोड़ा निर्णय ले रहे हो, वहां तो तुम एक सिस्टम के हिस्से हो, और अगर बुरा हो गया तो पूरा सिस्टम तुम्हारे खिलाफ होगा। तो इसीलिए सरकार में जो लोग बैठे होते हैं वो कुछ नहीं करते, वो आराम से बैठे रहते हैं जब तक बिल्कुल क्लियर बात नहीं आएगी, तब तक वो करेंगे कुछ नहीं। और चूंकि कानून काहे के लिए बनाया जा रहा है? सिस्टम को चलाने के लिए, इसलिए कानून में जब तक व्यवस्था ना हो तब तक हो कुछ भी नहीं सकता। और इसी वजह से जब आप कोर्ट में होते हैं तो आपसे प्रत्येक बात के लिए कहा जाता है कि दिखाइए प्रोविजन, और अगर प्रोविजन नहीं है तो फिर वो काम नहीं होगा, और फिर उस काम को आप कराना चाहते हैं तो चले जाओ इक्विटेबल पावर्स में, ठीक है, सिविल न्यायालय तो 151 की ताकत का इस्तेमाल करें, और दंडिक न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट तो वो 482 ताकतों का इस्तेमाल करें, और उच्चतम न्यायालय के समक्ष हो तो 142, और उच्च न्यायालय के समक्ष हो तो उन्हें 226 में ताकत ही है, ठीक है, विधिक प्रश्नों के लिए भी और आपका मूल अधिकारों के लिए भी, और उसमें वे सभी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक कानून में प्रोवाइड नहीं होगी चीज तब तक आपको मिल नहीं सकती। इसलिए निर्धन व्यक्ति अगर काउंटर क्लेम करेगा, ये सेट ऑफ क्लेम करेगा, तब वो वादी नहीं होगा, वो काउंटर क्लेम या सेट ऑफ प्रतिवादी की हैसियत से क्लेम करेगा, और जब वो क्लेम कर देगा तो उस वाद में जिसमें उसने इस ढंग का क्लेम किया है, काउंटर क्लेम या सेट ऑफ का, उस वाद में तो वो प्रतिवादी ही रहेगा, किंतु इस काउंटर क्लेम या सेट ऑफ के लिए वो प्रतिवादी समझ लिया जाएगा, वो सॉरी इस काउंटर क्लेम या सेट ऑफ के लिए वो वादी समझ लिया जाएगा। और यहां आपने जो निर्धन व्यक्ति के तौर पर मुकदमा लाने की प्रक्रिया दी या उसके लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया दी वो वादी के तौर पर दी,
और जब वो सेट ऑफ या काउंटर क्लेम इसके लिए बात करेगा तब वो प्रतिवादी होगा। तो इस वजह से इस संबंध में प्रोविजन अलग से बनाने पड़ेंगे। तो कोर्ट फीस ये किससे वसूली जाए, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम इसके संबंध में निर्धन व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे और अपील के संबंध में क्या होंगे, वो आदेश 44। ठीक है, वहां भी क्योंकि अपील जब आप करोगे तो भी आपको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। अगर निर्धन व्यक्ति के खिलाफ डिसाइड हुआ और वो अपील में गया है तो वो आदेश 44 वहां जब पढ़ेंगे हम लोग देखेंगे, वहां लिखा है कि वो इस आशय का सिर्फ एफिडेविट दे सकता है कि नीचे उसने निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाया है, और यदि वो ऐसा एफिडेविट देता है तो फर्दर इंक्वायरी फिर से नहीं होगी। लेकिन जब वो नीचे चला रहा था तब निर्धन नहीं था। ठीक है, अब अपील के समय निर्धन हो गया। भाई ये भी तो हो सकता है, जब उसने नीचे सूट फाइल किया था जिसमें वो हार गया उस समय वो निर्धन नहीं था, उसने निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा चलाया। अब जब डिसाइड हुआ तो उसके खिलाफ हो गया और अब वो अपील में जा रहा है। ठीक है, तो अपील में वो जाएगा नॉर्मली तो आदेश 41 में। ठीक है, क्योंकि मूल डिग्री से अपील कर रहा है और मूल डिग्री से अगर अपील उसने आदेश 41 में की तो कोर्ट फीस चाहिए। और अब वो निर्धन हो गया है, अब वो निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील फाइल करना चाहता है तो उसकी भी प्रक्रिया आदेश 44 में दी गई है। उस संबंध में भी जब हम लोग आदेश 44 पर पहुंचेंगे तब बात करेंगे। और जब आप उत्तर लिखते हैं तो एग्जामिनर यही देखता है कि क्या आपका उत्तर संपूर्ण है। ठीक है, उसने यह पूछा आपसे कि निर्धन व्यक्तियों द्वारा सिविल वाद प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, इसका उल्लेख करिए, और आपने सिर्फ आदेश 33 लिख के रख दिया और 44 का जिक्र न किया, तो उत्तर पूर्ण कहां है। या आपने सिर्फ सिविल वाद लाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में प्रक्रिया का वर्णन किया किंतु प्रतिदावा या सेट ऑफ इसके संबंध में प्रक्रिया का वर्णन नहीं किया, तो कहां है पूरा। और इसीलिए सिंपल सवाल होता है, वही सिंपल सवाल आपने अभी हरियाणा का मेंस का पेपर देखा होगा, उसमें उन्होंने सीधे सीधे संविदा पर वही सवाल पूछे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे। लेकिन बिल्कुल सीधे सीधे अगर आप वो लिख देंगे जो आपको पता है तो वो उत्तर ज्यादा से ज्यादा 1/4 या आधा बहुत होता है, इतना ही होता है। पूरा उत्तर आना चाहिए और पूरे उत्तर के लिए आपकी दृष्टि समग्र होनी चाहिए। तो यहां देखेंगे, कहता है जहां निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां खर्चे। दो स्थितियां हो सकती हैं, निर्धन व्यक्ति के रूप में आपको मुकदमा लाने की इजाजत ये मिल गई, अब आप मुकदमे में सफल भी हो सकते हैं और असफल ये भी हो सकते हैं। तो कहता है जहां निर्धन व्यक्ति सफल होता है वहां खर्चे। कहता जहां वादी वाद में सफल हो जाता है वहां न्यायालय फीस की उस रकम की संगणना करेगा जो यदि उसे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञा न दी गई होती तो वादी द्वारा संदत्त की जाती है। ऐसी रकम राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार से वसूलनी होगी जो उसे संदत्त करने के लिए डिग्री द्वारा आदिष्ट है और वह वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगी। ये पहली हमने आपको पहले भी इसकी चर्चा की थी कि न्यायालय जैसे ही ये व्यक्ति सफल होगा, जिसे निर्धन व्यक्ति कह रहे हैं,
जैसे ये सफल होगा तो न्यायालय उस फीस की संगणना करेगा जो फीस इस व्यक्ति द्वारा दी जाती। यदि इसे निर्धन व्यक्ति के तौर पर मुकदमा लाने की इजाजत न मिलती तो जो फीस इसके द्वारा दी जाती है, ठीक है, उसकी संगणना करेगा। उसमें कोर्ट फीस भी शामिल होगी, उसमें विभिन्न प्रकार की आदेशिकाएं जारी करने की फीस ये भी शामिल होगी, क्योंकि वो भी तो कोर्ट फीस ही है। तो उस फीस की संगणना करेगा। सफल होते ही न्यायालय, जैसे ये व्यक्ति सफल होता है वैसे उस कोर्ट फीस की संगणना ये की जाएगी। और ये उस व्यक्ति से वसूल नहीं होगी जो डिग्री द्वारा इस फीस को देने के लिए आदिष्ट किया जाए। इसका मतलब ही यह है कि निश्चित रूप से डिग्री में न्यायालय द्वारा यह बताया जाएगा कि फीस किसके द्वारा दी जाएगी, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो यह लाइन संभव हो ही नहीं पाएगी कि यह फीस उस व्यक्ति से वसूलनी होगी जिससे वसूलना डिग्री द्वारा आदिष्ट किया जाए। ये लाइन लागू हो, इसके लिए जरूरी क्या होगा कि डिग्री ये बताए कि ये फीस किसके द्वारा दी जानी है और उससे ये फीस वसूली जाएगी और वह वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगी। जो वाद की विषय वस्तु है उस पर फर्स्ट चार्ज भी वो फीस ही होगी, क्योंकि आप उस वाद की विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर रहे थे, तो वो वाद की विषय वस्तु अब तो आपको मिल गई। तो अगर डिग्री आदेश दे रही है कि अमुक व्यक्ति से वसूलो, तब तो बात खत्म हो गई, उससे वसूल ली जाएगी। और अगर अमुक व्यक्ति से वसूलने का कोई निर्देश डिग्री नहीं दे रही है तो वो विषय वस्तु पर फर्स्ट चार्ज है। आपको विषय वस्तु मिलेगी, लेकिन पहले आपको जो कोर्ट फीस थी वो देनी पड़ेगी और वो पर पहला भार है। पहला भार है, अगर आप नहीं दोगे तो उस विषय वस्तु को विक्रय आदि करके जैसा विषय वस्तु की प्रकृति अनुज्ञात करती है, ठीक है, उस ढंग से विषय वस्तु का उपयोग करके कोर्ट फीस हासिल की जाएगी। तो ये आपका 10। 11 कहता है जहां निर्धन व्यक्ति असफल हो जाता है। अब असफलता के कई कारण हो सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि कानून में हमेशा दिमाग को खुला रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कितने प्रकार से घटना घट सकती है। तो हमने आपसे कहा था जैसे कि भूमियां एक नहीं कई प्रकार की होती हैं, आवासीय है, औद्योगिक है, वाणिज्यिक है, कृषि योग्य है, बहुत तरीके की। ऐसी भूमि है जिस पर जल मौजूद है, नदी के नीचे क्या जमीन नहीं है, समुद्र में क्या जमीन नहीं है, अंत में तो जमीन है ही है, कितना भी नीचे क्यों ना हो लेकिन है तो वो चाहे जितने नीचे हो उसे कहेंगे तो जल प्लावित जमीन, यही तो कहेंगे। ऐसी जमीन जिस पर पानी है, ठीक है। पठारी भूमि, पहाड़ी भूमि, ये ज्योग्राफिकल भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये विभाजन है, ठीक है। कानूनी दृष्टिकोण से देखेंगे तो भूमि के उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से विभाजन किया गया है। जो वाणिज्यिक भूमि है वाणिज्य के लिए उसका उपयोग हो रहा, औद्योगिक है उद्योगों के लिए हो रहा। तो जो क्लासिफिकेशन है उसका आधार क्या है, इसे भी समझना चाहिए। और क्लासिफिकेशन कितने प्रकार के हैं इसे भी देखना चाहिए। तो फिर कानून बड़े ढंग से समझ में आता है। किसी भी विषय को समझने के लिए उसी विषय को नहीं समझना होता है, अन्य विषयों की जानकारी यह भी चाहिए। इसीलिए जब ज्यूरिस्प्रूडेंस में बात की जाती है तो कुछ विधि शास्त्री क्या कहते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस
ये देखता है कि कानून का अन्य विषयों से जो संबंध है उस संबंध का अध्ययन करता है। तो आपको अन्य विषयों से संबंध ये भी देखना पड़ेगा। भूगोल में भूमियों के प्रकार, जो उनकी भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर वर्णित किए गए। ठीक है, पठारी है, समतल है, पहाड़ी है, तो विभाजन है किंतु भौगोलिक आधार पर। और कानून में यहां भी विभाजन है भूमियों को, किंतु उपयोग के आधार पर। उसका आधार उपयोग है। तो जब आधार पर दृष्टि पड़नी शुरू होती है तब रीजनिंग आसान हो जाती है। जब आप रीजनिंग में तो यही तो वो कहते हैं कि ये गोला है, ये ऐसे है, इसके बाद वाला क्या होगा। तो आपको वो आधार ही तो पकड़ना है जिस आधार से सेट किया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि पहले 2 उन्होंने लिखा, फिर 6 लिखा। इसका मतलब यह हो गया कि 4 का अंतर ले रहे हैं दूसरे में, और 6 के बाद फिर उन्होंने 2 लिख दिया। इसका मतलब तीसरे में 4 घटा रहे हैं। ऐसे करके उस आधार को पकड़ना पड़ता है जिस आधार पर आपसे उत्तर देने को कहा जा रहा है। और वो करवाया भी इसीलिए जाता है ताकि कानूनों के पीछे आपको आधार ये दिखाई दे। ठीक है, कितने प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं उसमें आपका दिमाग जाए। तो कहता है कि जहां निर्धन व्यक्ति असफल होता है वह प्रक्रिया, तो असफलता एक प्रकार से नहीं होगी। हम लोग पीछे से पीछे पढ़कर आए, सुनवाई के लिए नियत दिन पर तुम हाजिर ही नहीं हो, तब भी असफलता होगी। तुमसे कहा गया था कि वाद पत्र की इतनी प्रतियां दो, तुमने दी ही नहीं, तब भी असफलता होगी। उसने क्वेश्चनियर दिया था, अरे भाई तुम्हें कोर्ट फीस देने से मुक्ति मिल गई, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया सब बातों से मुक्ति मिल गई। उसने परिप्रश्न आपको दिए थे आदेश 11 के अंतर्गत, और आपसे उत्तर अपेक्षित किया गया था, आप वही नहीं दे रहे, तब भी असफलता होगी। ठीक है, और आप गुणदोष पर हार गए, यह भी असफलता है। ठीक है, तो असफलता के अनेक प्रकार हो सकते हैं, और उन प्रकारों में से कुछ आपके दोष पर आधारित हो सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके दोष पर आधारित हो सकते हैं। जैसे ठीक है, अब तेंदु मरीजक की चर्चा हुई थी कि वहां तलाक के आधार कुछ दोष पर आधारित है। संविदा के असंभवता के सिद्धांत की चर्चा हुई कि 7 स्थितियां उन्होंने मानी हैं जिसमें संविदा असंभव मानी जाएगी, और उन 7 स्थितियों के पीछे जो आधार दिए गए हैं, यानी उन 7 स्थितियों की जो रचना हुई है उसके पीछे 2 आधार देखे गए, एक युक्त समाधान का सिद्धांत और दूसरा विविक्षित शर्त का सिद्धांत। ठीक है, न्यायालय ने यह मानकर चले हैं वो कि किसी भी संविदा में वचनदाता ने जो करने का वचन दिया वो निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब होता है कि स्थिति वैसी ही है और स्थिति वैसी अपने कारण से है, उसके पीछे कोई आधार नहीं है, उसके पीछे कुछ है नहीं। और सापेक्ष का मतलब होता है कि चीज इनफैक्ट वैसी है नहीं, दूसरी चीज मौजूद है, उस चीज के प्रभाव में चीज ऐसी दिख रही है। ठीक है, सापेक्ष का मतलब यह होता है ईश्वर निरपेक्ष रूप से, ठीक है, सर्वोच्च है, उसकी सर्वोच्चता का कोई आधार नहीं है, वो सर्वोच्च है अपने कारण से। राजा आपके सापेक्ष सर्वोच्च है। ठीक है, राजा आपके सापेक्ष सर्वोच्च है, और राजा संविधान के सापेक्ष सर्वोच्च नहीं है। ठीक है ना, संविधान भी सर्वोच्च
सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक शासन चले, इसलिए संविधान सर्वोच्च। ठीक है ना? तो सापेक्ष और निरपेक्ष तो कहता है कि वचनदाता ने निरपेक्ष वचन नहीं दिया था कि वो अपने वचन का पालन करेगा। संविधान में कोई शर्त विवक्षित थी, इस वजह से उसने वचन दिया था कि ये जो ब्रिटिश फौजें हैं ये यहां रहेंगी, हमारे यहां खाना खाएंगी, इसलिए उसने बढ़े किराए पर होटल लेने का वचन दे दिया। ठीक है ना? तो एक विवक्षित शर्त है, अभिव्यक्त जरूर नहीं है लेकिन विवक्षित है। और दूसरा युक्तियुक्त समाधान का सिद्धांत कि जो परिस्थिति बदली है वो इस कदर बदली है कि अब उस परिस्थिति में पक्षकारों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन किए जाने की मांग करना यह अन्यायपूर्ण दिखता है। तो ये दो आधार हैं जिनके आधार पर 7 स्थितियों की पहचान अब तक हुई है जिनमें संविदा की असंभवता का सिद्धांत लागू होता है। तो आधार अलग बात है और स्थिति अलग बात है। स्थिति होती है किसी आधार पर आधारित, उस आधार की पहचान वो भी करनी चाहिए। और जब उस आधार की पहचान होती है तब आपका दृष्टिकोण ये विस्तृत होता चला जाता है। निर्धन व्यक्ति असफल होगा, लेकिन असफलता के कारण अलग अलग हो सकते हैं। वाद में आप असफल हुए तो हमेशा यही कारण नहीं होगा कि आपके दावे में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से कमी थी। यह मूर्खों की सोच है। ठीक है? इसीलिए मूर्खों को कभी भी विद्वान नहीं कहा जाता। समाज का जो सामान्य व्यक्ति होता है वो मूर्ख ही होता है। आपकी मार्कशीट को देख रहा है, 80% अंक है, उन्होंने कहा अरे साहब ये तो काबिल है, हमारे 85%, तो हमें वो बेवकूफ मानना है। जबकि असलियत ये हो सकती है कि आपने सिर्फ 5 ही सवाल याद किए और वो रखे मिल गए। हमने पूरी किताब याद की और वही 5 नहीं पढ़े। ठीक है? तो हमारे 50% है। ये जो सेलेक्ट हो गए वे ही काबिल नहीं थे, जो सेलेक्ट नहीं हुए वे भी काबिल हो सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी रही, नहीं हो पाए। तो हमेशा ये देखना पड़ेगा कि असफलता के कारण क्या है और उसके आधार पर तय किया जाएगा कि कौन ठीक है और कौन नहीं। तो कहता निर्धन व्यक्ति असफल होता है। जहां निर्धन व्यक्ति असफलता के कारण अगर दोष पर आधारित तब स्थिति अलग होगी, और अगर निर्धन व्यक्ति असफल हुआ है किंतु दोष के कारण नहीं तो स्थितियां अलग होंगी। कहता जहां वादी वाद में असफल हो जाता है या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाए जाने के लिए दी गई अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जाती है, विड्रॉल कर लिया जाता है। ठीक है ना? और विड्रॉल आपने देखा था कि आप दूसरों को तंग करने के लिए लाए हो। ठीक है? कारण थे जिनकी वजह से वो विड्रॉल की जा रही थी। तो जहां वादी वाद में असफल हो जाता है या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए दी गई अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जाती है, या जहां वाद प्रत्याहृत कर लिया जाता है, आप ही ने विड्रॉल कर लिया, आपने पूरा सूट ही विड्रॉल कर लिया। भाई आदेश 23 में आपको सूट विड्रॉल करने की ताकत है, आप कभी विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया तो वैसी की वैसी लागू होगी निर्धन व्यक्ति के संबंध में भी। तो सूट विड्रॉ आपने कर लिया तो आपने सारा प्रोसेस फ्री में चलवा दिया, अब आप विड्रॉल करके बैठ गए। तो कहता है यह जहां वाद प्रत्याहृत कर लिया जाता है या इस कारण खारिज कर दिया जाता है, इस कारण खारिज कर दिया जाता है कि उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए प्रतिवादी के नाम संबंध की तामील प्रतिवादी पर इस बात के परिणाम स्वरूप नहीं हो पाई है
कि ऐसी तामील के लिए प्रभार्य न्यायालय फीस या डाक महसूल को यदि कोई हो देने में या वाद पत्र की या संक्षिप्त कथन की प्रतियां उपस्थित करने में असफल रहा है अथवा, ठीक है, ये सब खर्चे बाद में ले लिए जाएंगे जो जीतेगा, लेकिन फिलहाल तो आपको देने थे। अरे भाई फिलहाल तो प्रतिवादी आएगा, अभी तो प्रतिवादी बुलाया ही नहीं, अभी तो आवेदन का विरोध करने वो आया था, विरोध करके चला गया। आवेदन उसके सामने मंजूर तो नहीं हो गया था, अब मंजूर हो गया तो दोबारा बुलाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो आप देंगे भाई, फिलहाल तो आप देंगे। उसके बाद जब प्रतिवादी आ जाएगा, मुकदमा पूरा चलेगा, तब डिसाइड होगा। अब वो आए इसके लिए डाक महसूल यानी पोस्टेज यानी टिकट, ये तो आपको देने हैं। वाद पत्र की प्रतियां तो देंगे आप, क्योंकि वो आएगा तो उत्तर देने के लिए वाद पत्र की प्रतियां तो चाहिए, वही कुछ नहीं दी। तो हम लोगों ने आदेश 7 में पढ़ा था, शायद 7, 8 हो, 7, 9 हो, जो भी हो, उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसी दशा में क्या होगा, सूट निरस्त कर दिया जाएगा। तो नो डाउट वाद खारिज हुआ है, लेकिन खारिजी का कारण क्या है? खारिजी का कारण यह है कि आपने ऐसी स्थिति नहीं आने दी कि प्रतिवादी आता और अपना बचाव करता है। तो फिर और जब बाद की सुनवाई के लिए पुकार हुई तब वादी उपसंजात नहीं हुआ, यानी आदेश 9 में। ये तो 9-3 की स्थिति है, या 9-7 या 9-8 जो भी हो, उसकी पोजीशन है। तो आप उपसंजाती नहीं हुए। वहां न्यायालय वादी को या बाद में सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी भी व्यक्ति को, यानी अकेला वादी है तो उसी वादी को, या अगर सहवादी के रूप में कोई और भी जोड़ा गया है तो सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी भी व्यक्ति को आदेश देगा कि वह ऐसी न्यायालय फीस दे दे जो यदि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती, यानी कोर्ट फीस दे। ठीक है, अगर असफल हुए तो, ठीक है, और असफलता के कारण ये, ठीक है, असफलता के कारण क्या है? आपका दोष, आपने, आपकी वजह से प्रतिवादी नहीं आया, या आप सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर उपस्थिति नहीं थे, ठीक है, और या फिर वाकई आप असफल हो गए। कहता ना, जहां वादी बाद में असफल हो जाता है, तो ये भी कहा ना, या निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली गई है, या जहां वाद प्रत्याहृत कर लिया जाता है, या इस कारण से खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, का और खा लास्ट वाले के साथ पढ़े जाएंगे। और आप असफल हो गए, यानी मेरिट पर आपके खिलाफ डिसाइड हो गया, ठीक है, तो फिर आपसे या सहवादी से वो कोर्ट फीस वसूली जाएगी जो आपने नहीं दी थी, क्योंकि आप निर्धन कहे गए। ठीक है, आपके पास संपत्ति थी, कोर्ट फीस देने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक है, डिग्री के निष्पादन में जिन संपत्तियों को कुर्क, ठीक है, नहीं किया जा सकता, उन्हें छोड़ने के बाद, यानी ऐसा नहीं था कि आपके पास कोई संपत्ति नहीं थी, अब आपसे कोर्ट फीस ली जाएगी अगर आप असफल हो जाते हैं। और असफलता के कई कारण हो सकते हैं, उन सभी की चर्चा यहां की उन्होंने। और अगर खारिज किया जाता है और दोष के आधार पर खारिज किया जाता है, उसकी चर्चा अलग से भी यहां की। ठीक है, या करके उन्होंने कई स्थितियां बताएंगे। असफल हो जाता है, विड्रॉल कर लिया जाता है, या इस कारण खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग कहा है। तो आगे कहता है 11 का, निर्धन व्यक्ति के बाद के उपशमन पर प्रक्रिया। अब न तो असफल हुआ, न उसने विड्रॉल किया, न उसका बाद खारिज हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जीवन समाप्त हो गया उसका। भाई जिंदगी तो खत्म होगी उसकी, और जिंदगी खत्म होने से पहले उसके द्वारा दायर किए गए सभी मुकदमे निर्णीत हो जाएंगे, ऐसा तो कोई कानून है नहीं। आदमी ही मर गया, तो
यदि वाद कारण बना रहेगा तो चलिए उसके विधिक प्रतिनिधि ये आ जाएंगे और मुकदमा चलेगा। लेकिन विधिक प्रतिनिधि आ जाएंगे यदि आना चाहें, वो आना ही नहीं चाहते, वो तो अमेरिका में सेटल है। यहां उन्हें लग रहा कि जब हमारे पिताजी अननेसेसरी गांव के मकान के लिए लड़े मरे जा रहे थे, अरे जाने दो, क्या उनके पिताजी का इमोशनल अटैचमेंट था, इसलिए वो दीवानी का मुकदमा लड़ रहे थे, वो आए नहीं, तो जबरदस्ती तो नहीं ले आएंगे। तो विधिक प्रतिनिधि हैं, वाद कारण बचा हुआ है, तब भी वाद उपशमित हो जाएगा। और विधिक प्रतिनिधि है ही नहीं, या वाद कारण ही नहीं बचा, क्योंकि वाद कारण कैसा था, व्यक्तिगत रूप से वादी को उपलब्ध था। और व्यक्तिगत रूप से वादी को कौन से वाद कारण उपलब्ध होते हैं, जब अपकृत्य पढ़ेंगे हम लोग तब देखेंगे, बहुत ज्यादा इस बात की चर्चा होगी। जिसे मानहानि उसमें व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध है, व्यक्ति मरा, बात खत्म, अब कोई प्रतिकर की वसूली नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ वाद कारण व्यक्तिगत रूप से वादी को उपलब्ध, अगर वाद कारण ऐसा था तब वाद उपशमित हो गया, और अगर वाद उपशमित हुआ है तो कोर्ट फीस की स्थिति क्या रहेगी, इसके संबंध में कह रहा है कि जहां वादी का उपशमन, जहां वाद का उपशमन वादी की या सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो जाता है, यानी एक से अधिक वादी, एक से अधिक वादी निर्धन व्यक्ति के रूप में जिसे वाद लाने की अनुज्ञा मिली वो तो जीवित है, लेकिन सहवादी मर गया, और वाद कारण ऐसा है कि सहवादी के बिना चलेगा ही नहीं, वाद कारण ऐसा है कि सहवादी के बिना चलेगा ही नहीं, तो भी वाद उपशमित हो जाएगा, ठीक है। तो कहता है जहां वाद का उपशमन वादी की या सहवादी के तौर पर जोड़े गए किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण हो जाता है, वहां न्यायालय आदेश देगा कि न्यायालय फीसों की वह रकम जो यदि वह वादी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया होता तो वादी द्वारा दी जाती है, मृत वादी की संपदा से राज्य सरकार द्वारा वसूलनीय होगी। तो स्टेट जो है मृतक की संपदा से राज्य सरकार वसूलेगी, और अगर नहीं वसूल सकती, आई नहीं उसकी संपदा इतनी, जरूरी थोड़ा ही हो, तो फिर वसूलनी नहीं भी होगी, क्योंकि उसने सीधे कहा ना वहां से वसूलनी होगी, तो अगर वहां है तो वसूलनी होगी, नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं, ठीक है। आगे कहता है राज्य सरकार न्यायालय फीस के संदाय के लिए आवेदन कर सकेगी। कहता है राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय से किसी समय नियम 10, नियम 11 या नियम 11 का के अधीन न्यायालय फीस के संदाय के का आदेश किए जाने के लिए निवेदन करें। उसे अधिकार होगा कि अगर बात का उपशमन हुआ है या निर्धन व्यक्ति असफल हो गया है, ठीक है, और या निर्धन व्यक्ति सफल हो गया है, जो भी स्थिति हो, ठीक है, तो राज्य सरकार किसी भी समय न्यायालय से आदेश कर सकेगी कि भाई आप बता दो कि हम कोर्ट फीस किससे लें। न्यायालय को, ठीक है, न्यायालय आदेश करेगा, अपने आप भी करेगा, लेकिन तुम अपने आप करोगे, ठीक है। अगर किसी को हम आपसे कुछ करने के लिए आवेदन करने की शक्ति दे रहे हैं तो इसमें भी क्या बुराई, ये तो और अच्छी बात है, आप अपने आप भी कर दोगे। और अगर मान लो किसी कारण से कोई भूल या विस्मृति होने की स्थिति होगी तो अमुक व्यक्ति को आपसे आवेदन करने की ताकत ये भी रहेगी। तो राज्य सरकार सभी दशाओं में, यानी चाहे निर्धन व्यक्ति सफल हो, चाहे असफल हो, चाहे बात का उपशमन हो, तीनों दशाओं में ये ताकत राज्य सरकार को रहेगी कि वो न्यायालय से किसी भी समय आवेदन कर ले कि वो कोर्ट फीस के लिए आदेश करे, 10, 11 और 11 का,
तीनों में देखेंगे तो यही स्थिति है। फिर कह रहा राज्य सरकार का पक्षकार समझा जाना। अब राज्य सरकार, वैसे तो निर्धन व्यक्ति के बीच में बात चल रहा है, निर्धन व्यक्ति और प्रतिवादी है। भाई कौन है? निर्धन व्यक्ति है, प्रतिवादी। निर्धन व्यक्ति के रूप में जब बात लाने के लिए उसने आवेदन किया था, तो चूंकि कोर्ट फीस सरकार को मिलनी थी, तो सरकार का पक्ष सुना जाना जरूरी था। इसलिए शुरुआत में जो न्यायालय के लिपिक वर्गीय ठीक है कर्मचारी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद आवेदन को मंजूर करें या न मंजूर करें, इस इशू पर जब फाइनल सुनवाई करने वाले थे, तो गवर्नमेंट प्लीडर को बुलाया था और प्रतिवादी गणों को बुलाया था। उसके बाद आवेदन मंजूर कर लिया कि साहब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद चलेगा। तो अब तो वादी रहेगा, प्रतिवादी रहेंगे, क्योंकि वादी ने अनुतोष प्रतिवादी के विरुद्ध क्लेम किया। इससे पूर्व उसने सरकार के विरुद्ध भी क्लेम किया था, क्योंकि वो कहता था कोर्ट फीस नहीं है हमारे पास। तब सरकार को सुनना जरूरी था, लेकिन अब सरकार पक्षकार थोड़ी है, और बाद में कार्यवाही पक्षकार ही कर पाएंगे। सिविल सूट में स्ट्रेंजर्स आकर कार्यवाही नहीं कर सकते। अगर स्ट्रेंजर्स का हित प्रभावित हो रहा है, तो वे आदेश 1 नियम 10 की व्यवस्थाओं के मुताबिक पहले पक्षकार बने और फिर अपनी बात कहें, क्योंकि बाद में पक्षकार सिर्फ 2 ही लोग होंगे, आवश्यक और उचित। इसके अलावा कोई नहीं। और उचित आपके हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि सीपीसी बता रही कि उचित कौन है? जिससे न्यायालय को न्याय निर्णय में सहायता मिले, वो है उचित। आवश्यक, जिसके बिना न्याय निर्णय हो ही ना पाए, वो है आवश्यक। इसके अलावा तीसरा होता ही नहीं। और यहां सरकार की स्थिति ये नहीं है, ठीक है। इनके बिना भी न्याय निर्णय हो जाएगा और प्रभावी हो जाएगा। और जिस समय हम निर्धन व्यक्ति के रूप में बात लाने के लिए अलाउ कर, तब आपको सुन लिया, अब आप आवश्यक भी नहीं बचे। तो अगर नियम 13 नहीं होगा, तो नियम 12 लागू कैसे होगा? नियम 12 कहता है कि सरकार किसी भी समय आवेदन कर सकेगी, और वो तो पक्षकारी नहीं। तो नियम 12 की बात असंभव हो जाएगी अगर नियम 13 न हो। और अगर नियम 13 न हो और नियम 12 की बात को आपको लागू करने का मन हो, तो न्यायालय की निर्वचन की जो शक्ति है, उसके सिवाय रास्ता कोई भी नहीं होगा कि न्यायालय निर्वचन के आधार पर यह कहे कि अगर विधायी आशय यह है कि सरकार किसी भी समय आवेदन कर ले, तो डेफिनेटली सरकार को पक्षकार समझा जाना चाहिए। लेकिन न्यायालय ऐसा कब कहेगा और कितने बरस उसे लग जाएंगे ऐसा कहने में, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि न्यायालय कुछ कहेगा तो तभी जब उसके पास मामला पहुंचे, और मामला उसके पास कब पहुंचेगा पता नहीं। और पहुंच भी जाए तो जज साहब थोड़े अकलमंद हों। अगर मंद अकल के हुए अकलमंद की बजाय, तब तो नासी रखा है, ठीक है। तो इसलिए बेहतर यह है कि विधायन कानून में ही सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी जाए। इसलिए नियम 12 के बाद नियम 13 कहता है राज्य सरकार का पक्षकार समझा जाना, यानी है नहीं, समझ ली जाएगी। और उसने यह भी बता दिया किन बातों के लिए बीच में आप टांग नहीं पेलेंगे, न तो वादी के पक्ष में न प्रतिवादी के पक्ष में, कुछ नहीं। उसने बता दिया काहे के लिए पक्षकार समझे जाएंगे। राज्य सरकार और वाद के किसी भी पक्षकार के बीच नियम 10, नियम 11, नियम 11 का और नियम 12 के अधीन पैदा होने वाली सभी बातों के पक्षकारों के बीच धारा 47 के अर्थ में पैदा होने वाले प्रश्न समझे जाएंगे। यानी डिग्री के निष्पादन से संबंधित जो प्रश्न हैं,
वो डिग्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय ही हल करता है। ये मोटी मोटी बात समझ लिया। जब धारा 47 अभी आपने पढ़ी नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे। ठीक है, तो कोर्ट फीस से संबंधित सवाल तो कब पैदा होंगे? जब मुकदमा नहीं होगा तब पैदा होंगे ना। जब मुकदमा नहीं होगा या तो खारिज हो चुका होगा, असफल हो चुका होगा, सफल हो चुका होगा, लेकिन मुकदमा नहीं होगा। सीधी बात। तो सरकार वसूलेगी कैसे? उनने खुद दे दिया, जिसे आदेशित किया गया, तब तो ठीक है। ना दिया, ठीक है, तब कैसे वसूलेंगे? तो उन्होंने कहा फिर 10, 11, 12, 11 का में जो प्रश्न हैं उन्हें 47 में पैदा प्रश्न माना जाएगा। यानी डिग्री के निष्पादन से संबंधित जो प्रश्न है ये मान लिया जाएगा और सरकार आवश्यक पक्षकार मान ली जाएगी। यानी एग्जीक्यूशन के लिए सरकार ऐसे आवेदन कर देगी मानो वो डिग्री दार हो। ठीक है ना? तो 47 में वर्णित प्रश्न ये समझे जाएंगे। आगे कहता है न्यायालय फीस रकम की वसूली। जहां नियम 10, नियम 11 या नियम 11 का के अधीन आदेश दिया जाता है, वहां न्यायालय डिग्री या आदेश की एक प्रति तत्क्षण ही कलेक्टर को भिजवाएगा। वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कलेक्टर उसमें विनिर्दिष्ट न्यायालय फीसों की रकम संदत्त करने के दायी व्यक्ति या संपत्ति से ऐसी रकम की वह ऐसे ही वसूली कर सकेगा मानो वह भू राजस्व की बकाया हो। ठीक है, ये एडिशनल है। ये जो बात कही गई ये कोर्ट फीस की रकम के लिए वसूली की अतिरिक्त ताकत ये दे रही है। उसने कहा वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा होगा कि इधर डिसाइड हुआ और उधर तुरंत डिग्री और आदेश की एक प्रति कलेक्टर को भिजवा दी जाएगी और कलेक्टर उस डिग्री में जिस व्यक्ति को आदेश किया गया है कोर्ट फीस देने के लिए उस व्यक्ति से उस रकम की वसूली ऐसे कर सकेगा मानो वह भू राजस्व की बकाया। और भू राजस्व की बकाया जैसे तहसील से कर्मचारी भेजकर वसूली जाती है वैसे इसकी वसूली हो सकेगी, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है। ठीक है, वसूली के अन्य तरीके भी हो सकते हैं जो डिग्री के निष्पादन में उपयोग में आते हैं और उसके लिए धारा 47 में उत्पन्न प्रश्न समझा जाएगा और राज्य सरकार पक्ष समझी जाएगी। ठीक है, लेकिन एक एडिशनल तरीका उन्होंने 14 में भी दे दिया। आगे कहता है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इनकार के कारण वैसी ही प्रकृति के पश्चातवर्ती आवेदन का वर्जन। एक बार डिसाइड हो जाएगी तो दोबारा उसी बात को आप डिसाइड न कराए हैं। यही प्रांग न्याय के सिद्धांत का आधार है। लेकिन प्रांग न्याय का सिद्धांत वादों के संबंध में है, वादों के संबंध में, प्रार्थना पत्रों के संबंध में नहीं है। ठीक है, आवेदनों के संबंध में नहीं है, एप्लीकेशंस के संबंध में नहीं है। लेकिन भाव में आपसे जब प्रांग न्याय पर बात हुई थी कि भाव में प्रांग न्याय सभी जगहों पर लागू होता है और यह भी माना जाता है आपको कि क्रिमिनल कार्रवाइयों में, यद्यपि सिविल का नियम है लेकिन क्रिमिनल कार्रवाइयों में भी भाव में प्रांग न्याय लागू होता है। आप एक नहीं 70 जमानत की एप्लीकेशनें लगा सकते हैं क्योंकि वहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि जमानत मांगी जा सकती, कितनी बार मांगी जा सकती है नहीं लिखा है। ठीक है, तो चाहे जितनी बार मांगो लेकिन हर बार आपकी मांग डिफरेंट आधार पर होनी चाहिए। जैसे आप पहली बार तो सभी लोग इसी आधार पर मांगते हैं कि मेरे खिलाफ अभियोजन के पास इतना साक्ष्य नहीं है जिससे प्रथम दृष्टया यह कहा जा सके कि हम दोषी हैं, खारिज हो गई। अब आप दोबारा रहें तो नया ग्राउंड बताइए, वो बात तो खत्म हो गई।
आप ये कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमारे घर पे बहुत खराब स्थिति, ठीक है, ये नया ग्राउंड है, इस पर अगर बात बनेगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो नहीं भी बनेगी, लेकिन नया ग्राउंड चाहिए, चाहे जितनी लगा लो, हर बार नया ग्राउंड। और वहां क्या होता है, उन्होंने सेकंड बेल एप्लीकेशन पढ़ी, पहली में और दूसरी में कोई फर्क ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है, बिल्कुल ठीक वैसी है। तो हम लोग भी खड़े होकर फिर इतना ही कहते थे कि साहब कोई अंतर नहीं है, कोई नया ग्राउंड नहीं है, पहले ये सारी बात इनकी सुनी जा चुकी, खत्म, खारिज हो गई। तो आपको प्रत्येक बार अलग ग्राउंड लाना पड़ेगा। तो प्रांगनेटिव स्पिरिट में लागू हो रहा है, एक बार डिसाइड हो गई, बार बार नहीं उठेगी वो बात। तो आपने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञा दिए जाने हेतु तो प्रार्थना पत्र दिया, खारिज हो गया। अब रोज निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञा दिए जाने हेतु तो प्रार्थना पत्र नहीं देंगे आप। अब आप अगर मुकदमा लाना चाहते तो मुकदमा लाने से आपको नहीं रोका है, निर्धन व्यक्ति के रूप में मुकदमा लाने से रोक दिया। अब आप प्रॉपर कोर्ट फीस दीजिए और आ जाइए। हां, ये ठीक है कि कोर्ट फीस देने के लिए आपको समय दिया जाएगा, तो किसी जेब में तो रखी होगी नहीं। आपने आज निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा देनी है तो ठीक है, निरस्त कर दिया, और आज ही हम ले आए, कहां से लाए, ठीक है। तो एक निश्चित समय ये आपको दिया जाएगा कि इतने समय में कोर्ट फीस दे दीजिए, और कोर्ट फीस आपने दे दी तो लिमिटेशन की जो बाधाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि लिमिटेशन उसी दिन काउंट होगी जिस दिन आप निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए एप्लीकेशन देंगे, ठीक है ना। उस दिन आपकी जो आपका जो मुकदमा है ये विद इन लिमिटेशन होना चाहिए। अगर उसी दिन पर लिमिटेशन से बाढ़ है, उसी दिन वो लिमिटेशन के कानून के मुताबिक मुकदमा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तब बात अलग है। अगर उस दिन वो लिमिटेशन में था, फिर भले ही 5 बरस इसी बात का निर्णय होता रहा कि आप निर्धन हो या नहीं, और 5 साल बाद ये डिसाइड कर दिया कि निर्धन नहीं हो, जबकि लिमिटेशन सिर्फ 3 साल थी, ठीक है, तो फिर आपका मुकदमा टाइम बार्ड मान लिया जाए, क्योंकि मुकदमा तो आया नहीं ना, अभी तो एप्लीकेशन ही डिसाइड हो रही थी, और एप्लीकेशन ही डिसाइड होते हुए 5 साल हो गए, लिमिटेशन 3 साल थी। लेकिन ये एप्लीकेशन जिस दिन आपने दी थी, और ये एप्लीकेशन ही तो बाद में वाद पत्र हो जानी थी, अगर मंजूर हो जाता तो इसी को तो वाद पत्र कहते, इसी को आप एप्लीकेशन कह रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन आपने जिस दिन दी, उस दिन अगर मामला विद इन लिमिटेशन था, तो आज की तिथि पर भले ही 5 साल बीत गए, ये विद इन लिमिटेशन ही माना जाएगा, लेकिन आपको कोर्ट फीस देने के लिए समय दिया जाएगा। अब अनंत समय आपको नहीं मिल सकता, ठीक है, कि कोर्ट फीस देने के नाम पर फिर एक नई लिमिटेशन आप ले लो। एक रीजनेबल टाइम आपको दिया जाएगा कोर्ट फीस देने के लिए, और अगर आप दे देते तो आपका मुकदमा ऐसे चलने लगेगा मानो आप विद इन लिमिटेशन आए हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो कहता है निर्धन व्यक्ति के रूप में, आगे हम लोग 148 पढ़ेंगे, वहां कहेगा कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको कुछ समय दिया गया है और आप उतने में नहीं कर पाए और सफिशिएंट कारण आप दर्शित करते हैं, तो समय को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बढ़वाएंगे आप तभी हो पाएगा, और बढ़ाया भी आधार पे जाएगा, क्यों नहीं कर पाए। तो कहता है निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदक को अनुज्ञा देने से इनकार करने वाला आदेश वाद लाने के उसी अधिकार के लिए उसके द्वारा वैसी ही प्रकृति के किसी भी पश्चातवर्ती आवेदन के लिए वर्जन होगा। वैसी ही प्रकृति के, प्रकृति आप तो या तो डिफरेंट कर दो, आवेदन की प्रकृति डिफरेंट कर दो, यानी डिफरेंट ग्राउंड पर आप लाओ, तब बात अलग है। वैसी ही प्रकृति के, ठीक है, पश्चातवर्ती आवेदन के लिए वर्जन होगा, किंतु उसी अधिकार के संबंध में मामूली रीति से वाद संस्थित करने के लिए आवेदक स्वतंत्र होगा। मामूली रीति से यानी कोर्ट फीस देकर वाद संस्थित करने के लिए आवेदक स्वतंत्र होगा।
परंतु यदि वह निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की इजाजत के लिए अपने आवेदन का विरोध करने में राज्य सरकार द्वारा और विरोधी पक्षकार द्वारा उपगत किए गए खर्चों का यदि कोई हो, वाद संसित किए जाने के समय या उसके पश्चात ऐसे समय के भीतर जो न्यायालय अनुज्ञात करे संदाय नहीं करता तो वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। यानी आपको कोर्ट फीस देकर मुकदमा संसित करने पर कोई रोक नहीं होगी, और साथ ही जो आपने आवेदन दिया था जिसे नामंजूर किया गया उसका विरोध करने में जो विरोधी पक्षकार या सरकार ने खर्चे उठाए हैं वो भी आपको देने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको इन सब के लिए आपको समय दिया जाएगा कि इतने समय में आप करो, और उतने में अगर आपने नहीं किया तो वाद पत्र आपने जो प्रस्तुत किया है उसे नामंजूर कर दिया जाएगा। क्योंकि अब मामूली रीत से आप वाद संसित करोगे तो मतलब फिर तो वाद पत्र यही लाओगे, अब आवेदन थोड़ी दोगे, अब तो मुकदमा ही लाओगे, तो वाद पत्र लाओगे। ठीक है, कहता न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय का दिया जाना। ठीक है, अगले नियम में 18 का में उसने सीधे कहा न्यायालय फीस के संदाय के लिए समय दिया जाएगा। नियम 5, नियम 7 या नियम 15 की कोई बात न्यायालय को नियम 5 के अधीन आवेदन को नामंजूर या नियम 7 के अधीन आवेदन को अनुज्ञात करने से इनकार करते समय इस बात से नहीं रोकेगी कि वह आवेदक को अपेक्षित न्यायालय फीस का ऐसे समय के भीतर संदाय करने के लिए समय दे जो न्यायालय द्वारा नियत किया जाए या समय समय पर उसके द्वारा बढ़ाया जाए, और ऐसा संदाय किए जाने पर और नियम 15 में निर्दिष्ट खर्चों का उस समय के भीतर संदाय किए जाने पर यह समझा जाएगा, अब लिमिटेशन की बात करेगा, यह समझा जाएगा कि वाद उस तारीख को संसित किया गया था जिस तारीख को निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन उपस्थापित किया गया था। यानी इस लाइन के प्रभाव से यह देखा जाएगा कि जिस डेट पर आपने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए आवेदन दिया था उस डेट पर आपका आवेदन टाइम बार्ड ये तो नहीं था। अगर उस डेट पर वो ठीक था तो आज हो सकता है 10 साल बीत गए हों फिर भी आपका वाद लिमिटेशन में ही माना जाएगा। ठीक है, नियम 15 का की लाइन के हिसाब से खर्चे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन के और निर्धनता की जांच के खर्चे वाद के खर्चे होंगे। ठीक है, और वाद के खर्चे कौन देगा? धारा 35 कहती है कि वाद के खर्चे किस पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे ये न्यायालय निर्देश देगा। ठीक है, तो जो कुछ निर्धनता के बिंदु को डिसाइड करने में खर्च हुआ है वो वाद का खर्च है, और वाद का खर्च जिस पक्षकार को देना है उससे वो लिया जाएगा। निर्धन व्यक्ति द्वारा प्रतिवाद, अब काउंटर क्लेम और मुजरे की बात करेगा। कहता किसी ऐसे प्रतिवादी को जो मुजरा या प्रतिदावे का अभिवचन करने की वांछा करता है, किसी ऐसे प्रतिवादी को जो सटाफ या काउंटर क्लेम को क्लेम करने का आशय रखता है, इच्छा रखता है, निर्धन व्यक्ति के रूप में ऐसा दावा अभिकथित करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी। और इस आदेश में अंतर्विष्ट नियम जहां तक हो सके उसे इस प्रकार लागू होंगे मानो वह वादी और उसका लिखित कथन वाद पत्र हो। यानी आप सटाफ या काउंटर क्लेम लाने के लिए जो लिखित कथन प्रस्तुत करोगे उसमें कथन करके आओगे, ठीक है ना, और वो लिखित कथन ही आपका निर्धन व्यक्ति के रूप में काउंटर क्लेम करने के लिए प्रार्थना पत्र मान लिया जाएगा, और उसके साथ वही सूची उपबद्ध करोगे, सारी चीजें दोगे, रिपोर्ट लगेगी, प्राइमा फेसी ठीक पाया गया तो गवर्नमेंट प्लीडर वगैरह आएंगे, और उसी ढंग से वो चीजें चलती जाएंगी। जहां तक हो सके सारे नियम वैसे ही लागू होते चले जाएंगे। फिर कहता है निर्धन व्यक्तियों के लिए मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। वकील भी तो चाहिए, सारा कुछ कर दोगे वकील तो फीस मांगेगा, तो उसके लिए नियम 18 कहता है इस आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है मुफ्त विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ऐसे अनुपूरक उपबंध बना सकेगी जो वह ठीक समझे।
यानी अनुपूरक उपबंध, यानी यहां तो सिर्फ इतना ही कहा कि व्यवस्था कर सकेगी, उनकी प्रैक्टिस कितने साल की होनी चाहिए, वो कहाँ के होने चाहिए, उन्हें कितने पैसे मिले हैं, इन सारी बातों के संबंध में अनुपूरक उपबंध बना सके। उच्च न्यायालय उपनियम 1 के में निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अनुपूरक उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियम बना सकेगा, और ऐसे नियमों के अंतर्गत ऐसी विधिक सेवाओं की ऐसी प्रकृति तथा विस्तार और वे शर्तें भी होंगे जिनके अधीन वे सेवाएं उपलब्ध की जा सकेंगी, तथा वे विषय होंगे जिनके बारे में, और वे अभिकरण भी होंगे जिनके माध्यम से ऐसी सेवाएं की जाएंगी। यानी केंद्रीय सरकार अनुपूरक उपबंध बनाएगी और उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उन अनुपूरक उपबंधों के अधीन रहते हुए शेष बातों की व्यवस्था कर सकेगा। ऐसे समझ लें तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, शेष बातें यानी किस क्रम से उन्हें मुकदमे अलॉट होंगे, कहां बैठेंगे, सारी शेष बातों की व्यवस्था उच्च न्यायालय नियम बनाकर करेगा, लेकिन नियम पूर्व राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहेंगे और वे नियम केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए अनुपूरक उपबंधों के अंतर्गत रहेंगे। यहां से आपकी यह गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए कि उच्च न्यायालय सरकार से बड़ा होता है, कुछ नहीं, कोई बड़ा नहीं होता, सबके अपने अपने काम हैं। ठीक है, तो ये आदेश 33, अब देखेंगे 34, कल बात करेंगे, देखें।